तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने इन डिटेल इतिहास को देखा, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को बताए, उसके बाद में फिर हमने एंशियंट हिस्ट्री को बताया, मेडाइवल को बताया, दक्षिण भारत का इतिहास बताए। और उसके बाद में अब केवल और केवल बच गया है टॉपिक आपका मुगल और मराठा। ठीक है, तो 1 से 2 लेक्चर में वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा। तो आज जो है क्या करते हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले संवैधानिक विकास को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वह कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कॉपी पेन ले लिए होंगे। 2 लेक्चर बच गए आपका मुगल और उसके बाद में मराठा। ठीक है, यह 2 टॉपिक बच गया है, 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। आज जो है क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा बीपीएससी चालीसा में पॉलिटिकल साइंस को। और हम लोग इन डिटेल देखेंगे पॉलिटिकल साइंस को जिस तरह से इतिहास को देखे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले बात आता है संवैधानिक विकास की। ठीक है, और अर्थात सबसे पहले सुनो, पॉलिटिकल साइंस में सवाल उठेगा कि संविधान है क्या। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में देखो होता क्या है कि सबसे पहला बात आता है संविधान की। ठीक है, और संविधान होता क्या है, संविधान होता है किसी भी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या कहलाता है, तो वह आपका संविधान कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो लिख दो किसी भी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यही क्या कहलाता है, तो आपका संविधान कहलाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुनो, संविधान में सबसे पहला बात आता है कि इसकी विकास कहां से होती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जब भारत आजाद होगा 1947 में, ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपका 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, संवैधानिक विकास को। ठीक है, संवैधानिक विकास जिस तरह से मेरे दोस्त इतिहास को इन डिटेल समझे हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को भी क्या करेंगे, इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक विकास में सबसे पहले बात आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बताने के लिए तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 395 तक चल जाए, अनुसूची 12 को पढ़ा दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यहाँ से जो है ना वह सीधे तौर पर अब आ रही है। ठीक है, तो 1773 का सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, संवैधानिक विकास कहां से, आखिरकार संविधान क्यों बनी, संविधान है क्या, किसी भी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रूल, नियम, यह सब क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो आखिरकार संविधान काहे बनी, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, तो सुनो कहां से स्टार्ट होती है संविधान बनने की बात, काहे होती है, तो सुनो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में क्या बोला गया, तो इस एक्ट में बोला गया कि जो बंगाल का आपका गवर्नर है, अब क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से छीन करके और सीधा वारेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया जाता है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कारण क्या रहा था, क्योंकि 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी घटती है। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर सैमुअल एडम्स नेतृत्व कर रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में बताएंगे। ठीक है, तो सुनिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में होता क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, गवर्नर अब बंगाल का क्या बन जाएगा, वह गवर्नर जनरल बन जाएगा। बंगाल का गवर्नर अब क्या बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स जी बनते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जी। यहां पर कौन था बंगाल का गवर्नर अभी तक बना हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसी के शासन काल में क्या होता है, बंगाल में दैज शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बंगाल में द्वैध
शासन की शुरुआत, ठीक है। और जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है कि नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव से गवर्नर का पद छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, अब जो है ना बंगाल का गवर्नर जो है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग्स जी बनते हैं। तो सीधे सीधी सवाल पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जो है ना, वह गवर्नर जनरल बन जाता है किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इन डिटेल समझेंगे आसानी से, ठीक है। तो बंगाल में दैत शासन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। नोट में लिखना है तो लिख लो, दैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लियोनस काटियस को, ठीक है। जबकि समाप्त हो गया वारेन हेस्टिंग्स के समय दैत शासन। देख रहे हो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ है, एक से शासन खींच करके और सीधे दे दिया जाता है किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। दैत शासन को तुरंत समाप्त कर दिया, ठीक है। तो लिख लो, दैत शासन का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द ड्यूल सिस्टम, तो यह आपका लियोनस काटियस। लिखो, दैत शासन, दैत शासन का जनक लियोनस, बीपीएससी पूछा हुआ है जी यह क्वेश्चन, लियोनस काटियस। लियोनस काटियस को क्या कहा जाता है, दैत शासन का जनक कहा जाता है। जबकि दैत शासन समाप्त किसके शासनकाल में हुआ, तो समाप्त जो है मेरे दोस्त, वह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। यही नहीं, देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होता क्या है, यहां पर जो है ना बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को, वह जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा जाता है, ठीक है। तो सवाल यह भी आया हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के प्रेसिडेंसी के द्वारा रखा गया, अधीन रखा गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बात समझ में आ रही है। तो इस एक्ट के द्वारा बंबई बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रखा गया, प्रेसिडेंसी के तहत रखा गया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटती है। देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा बात बताते हैं। बोस्टन चाय पार्टी यह है क्या भाई, तो बोस्टन चाय पार्टी होता है कि ब्रिटेन से चाय जा रहा था अमेरिका में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कहानी। ब्रिटेन से चाय जा रहा था अमेरिका में, और अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जितने सारे अमेरिका के लोग हैं वह चाय को लेते हैं और चाय पत्ती को लिख करके फेंक देते हैं, कहां पर, समुद्र में फेंक देते हैं। और यह घटना जो है ना बोस्टन बंदरगाह पर होती है सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। और यही घटना क्या कहलाई, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहलाई। क्योंकि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वह कौन था, ब्रिटिश पीएम, वह था आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। तो खाली नॉर्थ ब्रुक लिखिए। इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, तो इस समय मेरे दोस्त ब्रिटिश पीएम जो है ना वह लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था, ठीक है। यही नहीं, 1774 में क्या होता है, तो 1774 में पहले बार जो है ना वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसमें 3 मुख्य न्यायाधीश और एक जो है ना न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। लिख लो 1774, यह वाला मिटा रहे। 1774 में क्या होता है, तो पहली बार जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। लिखो 1774 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इसमें एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश लिखो, मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 न्यायाधीश बनते हैं। एलिजा एम्प्रे जो है ना, एलिजा एम्प्रे क्या होते हैं, इसका मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एलिजा एम्प्रे क्या होते हैं, तो एलिजा एम्प्रे जो है ना वह आपका क्या बनते हैं, तो एलिजा एम्प्रे पहला मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में क्या होता है, कोर्ट की स्थापना हो जाती है। कहां पर होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखो, कलकत्ता कोर्ट की स्थापना लिखो, सीधी बात।
कहीं कहीं लिखता है कलकत्ता कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे। बात समझ में आ रही? तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होता है, कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 जो है ना वह क्या बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। और इसका एक मुख्य न्यायाधीश जो था वह कौन था, तो एलिजा इम्प्रे जी थे। बात समझ में आई? तो यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यही नहीं, वारेन हेस्टिंग्स आगे बढ़ते जाते हैं और फिर होता है कि क्या, 1784 का आता है आपका पीटर्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट यह वाला मिटा दे, ध्यान से समझते चलिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, संवैधानिक विकास कहां से हो रही है से ध्यान से समझिएगा। अब आता है 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट, 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के समय क्या हुआ, तो इस समय मेरे दोस्त यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है ना व्यापारिक एकाधिकार 1813 का चार्टर एक्ट में बोलेंगे तो अच्छा रहेगी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है वह पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, तो व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य का पृथक्करण। ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य में सुनो, एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसको जो है कंट्रोल कौन करेगा, तो यह व्यापारिक कार्य को देखता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इसको कंट्रोल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में क्या होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वह क्या हो जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा बनता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा था, व्यापारिक कार्यों को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, इसमें व्यापारिक कार्य देखा गया, व्यापारिक कार्य देखा गया और इसका कंट्रोलिंग किसने किया, तो कंट्रोलिंग मेरे दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंट्रोलिंग किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और दूसरा बनता है बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, यह जो है राजनीतिक कार्य को देखा, राजनीतिक कार्य को देखा तो सवाल पूछा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, तो 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश क्राउन कर रहा था। ठीक है, राजा ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंट्रोल। ठीक है, इस समय जो है नोट में लिखना है तो लिख दीजिए, ब्रिटिश पीएम कौन था, तो विलियम पीट। ब्रिटिश पीएम विलियम पीट। विलियम पीट क्या होते हैं, ब्रिटिश पीएम बनते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक पृथक्करण जो है ना, व्यापारिक कार्य कब किया गया, तो 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी सवाल। यहां से देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए तो शुरू में ही हमने बोला कि संविधान पढ़ाने के लिए आर्टिकल 1 से सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछी जा रही है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यह क्लास 1-2 क्लास जो है संवैधानिक विकास, उसको इन डिटेल देखिएगा। ठीक है, और इन डिटेल हम क्या कर रहे हैं, बात को बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद में तीसरा 1813 का चार्टर एक्ट आता है। पीटर्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट, दोनों में अंतर है क्या, छोटा मोटा सवाल यदि पूछ दे आगे चल करके भविष्य में
कि पिटस इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या अंतर है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी नियम को, उसको चार्टर एक्ट बोला गया, अदरवाइज पिटस इंडिया एक्ट कहलाया। ठीक है, यह मिटा रहे। 1774 में कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है ना क्या करते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, जिसमें एलिजा एम्प्रे क्या होती है, पहली जज बनता है। ठीक है, एलिजा एम्प्रे पहले क्या होता है, जज बनते हैं। तो यहां पर लिख दे कि जो नियम ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी वह नियम कहलाएगा चार्टर एक्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया कानून चार्टर एक्ट कहलाएगा। ठीक है, एकदम बच्चा की तरह लिख दिए। तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। अब फिर यहां से जो है क्राउन क्या करता है, फोन लगाता है, महारानी फोन लगाती है और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि बताओ तुमने गया था भारत में बिजनेस करने, तो कहा कि हाँ, लेकिन कर क्या रहा है, तो कह रहा है कि हम तो राजनीति में आ गए हैं जी। ठीक है, यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया 1784 का पिटस इंडिया एक्ट में। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीति में प्रवेश कर गई। तब जाकर जब महारानी कहती है कि बताओ तुमको भेजा गया है भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन तुम व्यापार करने के बजाय यहाँ पर करने लगा राजनीतिक, तो यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, बांट देता है। अभी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो जाएगी 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा तो। देखते चलो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य के तुम राजनीतिक वगैरह मत सिखाओ और मत करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम केवल व्यापार को ही देखो और हम क्या करेंगे, यहां से कंट्रोल करेंगे कि राजनीति कैसे करना है। ठीक है, और तब बनता 1813 का चार्टर एक्ट। यहां पर जो है ना, जो व्यापारिक कार्य पृथककरण किया गया था वो भी समाप्त तब हो जाएगा, लेकिन चीनी और चाय को छोड़ करके। तो लिखो 1813 चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा व्यापारिक कार्य का पृथकीकरण, तो यहां पर व्यापारिक कार्य समाप्त, लेकिन चीनी एवं चाय को छोड़कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक कार्य समाप्त। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन में व्यापारिक कार्य समाप्त, चीनी एवं चाय, चीनी प्लस चाय को छोड़कर। और पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1800 पहली बार लिखो, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, खर्च करने की बात। ठीक है, इसी एक्ट में ईसाई मशीनरी यह सबको क्या मिलता है, प्रचार करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए। व्यापारिक कार्य समाप्त हो जाता है 1813 का चार्टर एक्ट, चीनी प्लस चाय को छोड़ करके। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस एक्ट के द्वारा होता है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार जो है ना, वह आपका शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात होती है। ठीक है, तो यह 3 गो एक्ट समझ में आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस समय क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स वह पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनते, लेकिन इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव थे और यह बंगाल में दैव शासन की शुरुआत कर दिया था। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन रखा जाता है। ठीक है, और 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट पिटस इंडिया एक्ट, इसमें क्या होता है, तो इसमें मेरे दोस्त व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का कहा जाता है कि अलग कर दो, क्योंकि राजनीति करने लगी थी, व्यापार करते करते आई थी भारत में व्यापार करने और कर राजनीति रही। यहां से महारानी फोन लगाती है, कंट्रोल कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम व्यापार करो, राजनीति मत करो, हम यहां से कंट्रोल कर लेंगे क्या करना है नहीं करना। और यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम व्यापार करो, और कंट्रोल कर रहा है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आया कि नहीं, तो पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए की बात है, और उसके बाद में कहा गया कि व्यापारिक कार्य भी इसको समाप्त करो, नहीं तो धीरे धीरे समाप्त कर देगा, हमको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य समाप्त, लेकिन चीनी और चाय को छोड़ करके। अब की में यहू समाप्त हो जाएगा। 1813 के बाद चौथा
1833 का चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो चीनी और चाय को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था, अब चीनी और चाय को भी क्या कर दिया, एकाधिकार समाप्त हो गए, ठीक है। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल जो है वह विलियम बेंटिक जी बनते हैं, ठीक है। लिखो 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत चीनी प्लस चाय, चीनी प्लस चाय का भी एकाधिकार समाप्त, ठीक है। यह हर्षईकार से होगा जी, दीर्घ नहीं होगा, इतना हिंदी शुद्धता थोड़ी देखना है। इसके तहत चीनी प्लस चाय का भी एकाधिकार समाप्त, और बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? तो विलियम बेंटिक जी बनते हैं, ठीक है। विलियम बेंटिक क्या होते हैं? पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक जी थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। विधि आयोग की बात कही गई लेकिन हुआ नहीं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में खैर विधि आयोग की सिफारिश असफल हो गया, ठीक है। उसके बाद में दास प्रथा समाप्त करने की बात हुई इस 33 के एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन दास प्रथा भी समाप्त नहीं हुआ। 1843 में एलिन बरो के समय दास प्रथा जो है ना वह समाप्त होती है, ठीक है। दास प्रथा समाप्ति की बात, लेकिन यह भी क्या होता है, असफल हो जाता है। 1843 में एलिन बरो के समय, एलिन बरो के समय क्या होता है, दास प्रथा समाप्त हो जाता है। तो 1833 का चार्टर एक समझ में आया। एक काम करे, विलियम बेंटिक ये सब जो बन रहे, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, एक बार में हम लिख देते यहाँ पर नोट में डाल करके कि ताकि जो है ना आपको समझ में आ जाए। एक आध क्वेश्चन जो है ना यहां से भी देखते हैं निकालते हुए, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक मिटा दे, अच्छा से इन डिटेल देखना है। 15 से 16 लेक्चर में पूरा पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल बता देंगे, ठीक है। एक से 1.5 घंटा क्लास लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इसके तहत आपको फायदा मिलेगी। अदरवाइज सुन लीजिएगा, ऊपर से बाउंस कर जाएगा, समझ में आएगी लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो नोट में हम डाल करके कुछ बात लिख देता हूं, इससे फायदा सीधे एग्जाम में सवाल पूछता है जी। जैसे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लिखो बंगाल का गवर्नर, यह जो है क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। उसके बाद अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का
गवर्नर जनरल, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? तो यह आपका है वारेन हेस्टिंगस जी, वारेन हेस्टिंगस जी, अंतिम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम, ठीक है। समझ में आ रही है? यह है वारेन हेस्टिंगस। और यह अब हट जाएंगे और कौन बन जाएगा? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। इस तरह से नोट में लिखते चलिएगा 3 नंबर। अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाएगा, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल यह क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा, भारत का वायसराय, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858, 1857 की क्रांति होती है महारानी विक्टोरिया पत्र लिखते हुए बताना है, ठीक है। 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट, एक्ट लिखो, अधिनियम लिखना है जो लिखिए। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला विलियम बेंटिक जी थे और अंतिम भी यही बनेगा, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और यहां पर भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। बात समझ में आ रही है? उसके बाद चौथा, और भारत का वायसराय फिर से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक है। भारत का वायसराय अब फिर क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल। तो सुनो, यहां पर हम इसको लिखें नोट में बात डाल करके कि भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अंग्रेज में बोल रहे हैं जी। भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटेन, लॉर्ड माउंट बेटेन। और आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम, अंग्रेज बोल रहे हैं जी, ठीक है। भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ठीक है। और वायसराय अंतिम लॉर्ड माउंट बेटेन। बात समझ में आ रही है? 1947 का अधिनियम। उसके बाद में भारत का आजादी के बाद, आजादी के बाद भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद वायसराय के बाद जो है ना, वह आपका गवर्नर जनरल का पद फिर से आ गई थी। तो यह मेरे बात याद रखिएगा। यहां से सीधे सवाल जो है ना वह पूछता है, ठीक है, कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यह सब थोड़ा बात याद रखिएगा। खास करके यहां से ज्यादा पूछता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही। बात समझ में आ रही है? वायसराय समाप्त हो जाते और फिर से आ जाते आजादी के बाद। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अंग्रेज, ध्यान से सुनो बात, भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय नहीं लिखे हैं, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत का, भारत का आजादी के बाद लिखे, भारत आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। यहां जरूरी है आजादी के बाद, ठीक है। भारत का आजादी के बाद
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आजादी के बाद भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दोनों में याद रखना है मेरे दोस्त, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पहला है, लेकिन यहाँ पर कहेगा कि दोनों तो एक के है, अलग है जी। भारत का गवर्नर जनरल, अभी भारत आजाद नहीं है, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और भारत का आजादी के बाद आजाद भारत का सीधा लिखता है, आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी। बच्चा मारता है लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं तो विलियम बेंटिक, गयो काम से। सवाल सुनो, आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्यों जोर दे रहे इस बात पर? कई बार पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों पूछता है। ठीक है, तो मेरे बात को याद रखिएगा दोस्त, मिटा दे। हम लोग कहां तक पहुंचे थे? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, मिटा रहे। चलिए देखो, संवैधानिक विकास को थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। सवाल जो है ना वह सीधे पूछता है, यहाँ पर लिखेंगे तो ढेर को समझ में रखे। अच्छा, भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ले वायसराय लिखबे नहीं करे भाई, मेरे पता है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारत जब आजाद होता है तो अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ठीक है, और भारत का आजादी के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हर बात को समझने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के अच्छा लगेगी पढ़ाई। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। चार्टर एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट, ये सब समझ में आ रही है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी नियम बनाएगी वो चार्टर एक्ट कहलाएगा, अदरवाइज पीटर्स इंडिया एक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक तो जाएंगे ही। अच्छा से पढ़ते रहना है, जिंदगी में कभी भी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। ठीक है, चलिए 1833 का चार्टर एक्ट देख लिए। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट है जी। 1853 चार्टर एक्ट, यह लॉर्ड कर्जन के समय आया था। यह अंतिम चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर एक्ट। इसके बाद खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत इसी चार्टर एक्ट के द्वारा होती है। ठीक है, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। ठीक है, और उसके बाद पहली बार यहाँ ट्रेन चलाई गई थी, तो ये सब कहानी हम बता दिए, सब ना बताने वाला है। अंतिम चार्टर एक्ट हमने जब बताया था गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, तो इन डिटेल बात बताए हैं। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, तो अंतिम लेक्चर में यही बात बताए हुए हैं। ठीक है, तो जा करके वहां देख लीजिएगा, सब इन डिटेल बात बता दिए हैं कि कौन क्या किया है। हम तो संवैधानिक विकास यहाँ बता रहे हैं, हिस्ट्री थोड़ी बता रहे हैं। तो अंतिम चार्टर एक्ट, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, और पहली बार विधानमंडल की बात कही गई। ठीक है, पहली बार विधान मंडल की बात। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अंतिम चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी। 1857 की क्रांति, ठीक है, बताए हैं। इसका माध्यम क्या बना? रोटी प्लस कमल। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे वाला बात बताए थे ना कि यह बेचारे 30 मार्च को क्या हो जाते हैं, 30 मार्च 1857 को देखते हैं जाकर के कि सुअर और गाय का चर्बी लग रहा है बंदूक के नोकों पर, और लेफ्टिनेंट बाज और हीरोज को गोली मार देते हैं। इसी के संदर्भ में मंगल पांडे को फांसी की सजा हो जाती है। कहता है कि मारो अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को, और हल्ला बोल नारा दिए मंगल पांडे ने। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। डेट रखा गया 30 मई 1857, लेकिन इसी में भंडा फोड़ गया। ठीक है, भारतीय के कारण। और क्रांति जो है ना 30 मई 1857 के होने के बजाय यह क्रांति 10 मई 1857 को स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका नेतृत्व बहुतों ने किया। तो 1857 की क्रांति हो जाती है, माध्यम रोटी प्लस कमल। ठीक है, और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। चार्टर एक्ट खत्म, और इस एक्ट में क्या हो जाएगा जी, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा, सीधा महारानी कहेगी विक्टोरिया, ठीक है, कि जितना झगड़ा का जड़ था ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, सब झगड़ा का जड़ जो बन रहा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा है। एक काम करो, ना मेरा ना तेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त। ठीक है, तो लिख दो भारत शासन
अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, 1858। ठीक है, यहां से सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें 1857 की क्रांति हो गई और जितना था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ, जो 1784 का भी बताया रेगुलेटिंग एक्ट कि तुम राजनीति मत करो, तुम केवल व्यापार करो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, अपने कर रहा था शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया हुआ था, कहा कि सब समाप्त, मुगल पद वगैरह सब समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त है। तो लिखो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, प्लस मुगल पद समाप्त, ठीक है, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त। आया था ससुर के ई कंपनी व्यापार करे, ठीक है, हो गया व्यापार। 1857 की जब क्रांति बनी कि नहीं, क्रांति हुई, ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया जो है ना सीधा कहती है कि झगड़ा का जड़ और कोई नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापार करने के लिए बोला जा रहा है, कर राजनीति रहा है, बंद करो इसको, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, उसके बाद पील आयोग का गठन होता है। ठीक है, लिखो पील आयोग का गठन 1857 की क्रांति के जांच के लिए जी। 1857 की क्रांति की जांच के लिए एक बात बताएं, बीपीएससी का क्वेश्चन जाइएगा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के लाइन बाय लाइन देखिएगा, पूरा बताया हुआ है। ठीक है, 1857 की क्रांति की संबंध किस कमेटी से है, तो पील आयोग कमेटी। ठीक है, किसके लिए बना था, 1857 की क्रांति जांच के लिए। 1857 की क्रांति की जांच के लिए लाइन बाय लाइन बन जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद महारानी विक्टोरिया पत्र लिखती है और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में यह पत्र जो है ना वह कैनिंग के द्वारा सुनाया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था, उस पत्र में इलाहाबाद पत्र के तहत जाना गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको समाप्त करो, और जो बैठा हुआ है विलियम बंटिक उसको मारो, लागो, भगाओ। कैनिंग जो है ना पहला वायसराय बनेगा, ले। और 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था वह समाप्त हो जाता है और प्रथम जो है ना वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। पील आयोग का गठन 1857 की क्रांति की जांच के लिए। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया इलाहाबाद पत्र लिखती है। महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी, ठीक है, इलाहाबाद पत्र के तहत जाना गया, इलाहाबाद पत्र के तहत जाना गया। ठीक है, और यह पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़ता है कौन, तो कैनिंग पढ़ता है। कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। बात समझ में आ रही है, जिस पत्र में क्या लिखा था, तो मेरे भाई पत्र में लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी समाप्त हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी समाप्त हो जाएगा, मुगल पद वगैरह भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और पहली बार जो है ना भारत सचिव पद का गठन होता है और प्रथम सचिव जो है ना वो स्टैनली साहब बनते हैं। ठीक है, लिखो पहली बार सचिव जी, ठीक है, पहली बार सचिव पद आया, पहली बार जो है वह सचिव पद आता है और पहला सचिव कौन बनता है, पहला सचिव स्टैनली साहब बनते हैं। याद रखना, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। ठीक है, यह सब छोटा बात है जी, लेकिन सवाल वगैरह पूछ देता है। ठीक है, पहली बार सचिव पद आया, इसको सहायता कौन करेगा जी, सचिव जी को सहायता वह भारत परिषद करेगा, भारत परिषद। और इसका हेडक्वार्टर जानते हो कहां, भारत में नहीं है, हेडक्वार्टर है लंदन में। अरे तरीके, सचिव का पद दे दिया, स्टैनली को बना दिया सचिव, और कंट्रोल सहायता के रूप में जो है ना कंट्रोल कर रहा है लंदन से, देख रहे हो। इसमें बोला गया ना कि यह जो है ना भारत की एक तरह से आजादी का अधिनियम आया है जी, लोगों में लगा कि अब आजादी मिलेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ा दिए हैं जी, पॉलिटिकल संवैधानिक विकास है।
इसीलिए तो पहले इतिहास पढ़ाए हैं कि मजा आ जाएगा ये सब पढ़ करके। ठीक है, पहली बार सचिव पद आया, पहला सचिव जो है वह स्टैनली जो है सहायता भारत परिषद, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में बना है जी। ठीक है, भारत परिषद इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में। और इस भारत परिषद में 15 सदस्य शामिल हुए। 15 सदस्य शामिल, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ज्यादा पूर्ण विराम हो गया। पहली बार सचिव पद आया, पहला सचिव जो है ना वह कौन बनता है? स्टैनली बनता है। ठीक है, यह बात को याद रखिएगा। अच्छा, इलाहाबाद पत्र में क्या लिखा गया था सब तो बता ही दे। पहला वायसराय कैनिंग बनेगा, लॉर्ड जो आपका विलियम बेंटिक है उसको हटाओ, लात मारो, जितना झगड़ा का जड़ है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दो। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम एक्ट के द्वारा आगे बढ़ता है आपका 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, 1861 भारत शासन एक्ट, भारत शासन एक्ट, इसको पोर्टफोलियो एक्ट के तहत जाना गया। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो एक्ट के तहत जाना गया। इसको विभागीय प्रणाली एक्ट भी बोला गया जी, इंग्लिश है पोर्टफोलियो एक्ट। पोर्टफोलियो एक्ट के तहत जाना गया विभागीय प्रणाली। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति आई। ठीक है, और जेम्स बेंसन जो है ना पहली बार 1862 में क्या करते हैं? बजट प्रस्तुत करते हैं। लिखो, इकोनॉमिक्स में पढ़ाना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत आजादी तक जाएंगे जी, चाहे जितना देरी लगे। पोर्टफोलियो एक्ट के तहत जाना गया विभागीय प्रणाली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, और जेम्स विल्सन जी क्या करते हैं? पहला बार बजट प्रस्तुत कर दे 1862 में। ठीक है, जेम्स विल्सन पहली बार बजट प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया। और 1861 के भारत शासन अधिनियम 1861 के एक्ट के द्वारा 1862 में 3 हाई कोर्ट बनते हैं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक है, तो पहली बार हाई कोर्ट 1774 में बना था जी कलकत्ता में, जिसकी मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे जी थी। और 1861 अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में क्या बनते हैं? हाई कोर्ट बनते हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे, न्यायाधीश थे, कौन थे? तो यह जो थे आपका सर आर.एस. पीकॉक। लिखो, 1862 3 हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 3 हाई कोर्ट की स्थापना। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चल जाएंगे, ना यह पार ना ओह पार, आपकी बार सीधा बीपीएससी पार। ठीक है, यदि अधिकारी बनना है तो मेहनत भी जो है ना वह लेबर की तरह करना पड़ेगा, तब जाकर के अधिकारी बनिएगा। ऐसा ही थोड़ी कोई अधिकारी बन जाएगा। चलिए, 1862 3 हाई कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद में कलकत्ता, बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज कौन था? खाली लिखो सर, आर.एस. पीकॉक जी थे। आर.एस. पीकॉक लिखे, आर.एस. पीकॉक। हाँ, तो जिस दिन ये सब सवाल आया ना तो बत्ती गुल हो जाएगी। सबको पता है कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास 1862 में 3 कोर्ट की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो देखो, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी पूछा हुआ है, 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल में। पटना हाई कोर्ट कब बना था? पता नहीं क्यों पूछता है, हरदम पूछता है जी। पटना हाई कोर्ट जो है ना वह बना था आपका 1916 में। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय इसके जस्ट 1 साल बाद बना था 1917 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब थोड़ा मोड़ा बात। खैर, 1862 कलकत्ता, बंबई, मद्रास। 1866 में आपका बनता है कौन? आगरा हाई कोर्ट। ठीक है, और 1869 में इसका जो है सिस्टम ला करके चेंज कर दिया जाता है और पूरा हेडक्वार्टर कहाँ लाए जाते हैं? लखनऊ में लाया जाते हैं जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है जी। मिटा रहे यह वाला नीचे वाला,
ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। इसीलिए तो बोले हैं मेरे दोस्त कि बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठना, ठीक है। ऐसा ही सुने से कुछ थोड़ी होगा, लगा था कि एक आध दो वर्ड पढ़ाएंगे चल जाएंगे ना, पूरा जो है ना 1947 तक जाएगा अधिनियम, चाहे जाए मिनट लगे, ठीक है। 15 से 20 क्लास में पूरा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा देंगे इन डिटेल, अच्छा से समझते चलिएगा। क्वेश्चन चाहे जिस कंपटीशन लेवल का लगाओ बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है। 3 हाईकोर्ट कलकत्ता, बंबई और मद्रास। अर्नेस्ट पीकॉक जी जो है ना, यह क्या बनते हैं? न्यायाधीश बनते हैं, न्यायाधीश। 1866 आगरा हाईकोर्ट की स्थापना, आगरा हाईकोर्ट की स्थापना, और यह चला आता है, इसका हेडक्वार्टर 1869, ठीक है। कहां पर? लखनऊ हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट। सबसे बड़ा जो कोर्ट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है जी? तो सबसे बड़ा कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, भारत में जो है ना कितने हाई कोर्ट है? भाई ये कोर्ट हम लगा पढ़ाने, टोटल हाई कोर्ट की संख्या लिख लो नोट में, कुल उच्च न्यायालय की संख्या, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द हाई कोर्ट इन द इंडिया 25, ठीक है प्रेजेंट में जी। कुल हाई कोर्ट 25, और नवीनतम हाई कोर्ट, न्यू हाई कोर्ट कौन है जी? लिखो यहां पर, न्यू हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। खैर, न्यू हाई कोर्ट कौन है? तो अमरावती हाई कोर्ट। टोटल अभी कई गो हाई कोर्ट है भारत में? तो 25 गो हाई कोर्ट है, ठीक है। खैर मिटा दे। तो 1861 का भारत शासन एक्ट, पोर्टफोलियो एक्ट आता है, विभागीय प्रणाली के तहत जानते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और पहली बार जेम्स विल्सन जी क्या करते हैं? बजट प्रस्तुत करते हैं। बजट जो है ना, बुजेट शब्द से आया हुआ है, फ्रांस है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा की थैला। इकोनॉमिक्स ना पढ़ा रहे, सुनो। 1862 कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 हाई कोर्ट की स्थापना। अर्नेस्ट पीकॉक जी जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, यह जज बनते हैं, मिटा दें। उसके बाद 1891 का भारत शासन अधिनियम, मिटा दें। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए मेरे भाई मेरे दोस्त अभी तो 1919 वाला और 1935 वाला को खूब तुड़ेंगे, खूब ऑपरेशन करेंगे अभी, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। वहां से सवाल भर भर के पूछता है। फिर जो है कल वाला क्लास में तो प्रियम्बल हम लोग देखबे करेंगे, प्रस्तावना, ठीक है। यहां से बच्चा बहुत कम पढ़ना चाहता है, सोचता है कि अनुच्छेद याद कर लेते हैं और काम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मिटा दिया। हेडिंग लगा लीजिए आप 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 भारत शासन, 91 शायद अभी बोल दिए थे, भारत शासन एक्ट। 1892 भारत शासन एक्ट में क्या होता है? तो इसमें जो है आपका निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। और मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है ना 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंट एक्ट के तहत जाना गया। खैर अभी आगे बताएंगे। 1892 भारत शासन एक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। एक बार आया था क्वेश्चन कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, किस एक्ट के द्वारा? मार दिया था यह वाला, गलत हो जाएगा जी। 1919 का जो एक्ट आएगा आपका भारत शासन अधिनियम एक्ट, उसके द्वारा होगा। चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई तो और कहां से आएगा? कोई को लगेगा कि या चार्टर एक्ट लिख दिए, रेगुलेटिंग एक्ट लिख देंगे या पीटर्स इंडिया एक्ट लिख देंगे, चल जाओगे हवा खाए, ठीक है। 1892 पूछेगा तो 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आएगी? जब बंद हो गई तो भारत शासन का नियम बनेगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है। खैर उसके बाद में 1909 का आपका आता है एक्ट,
मार्ले मिंटो एक्ट लिख दे, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। इसमें क्या हुआ? अच्छा, इसमें सवाल पूछता है कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। मिंटो जो है वाइसरॉय था और उसके बाद में मार्ले जो है ना वह सचिव था, महासचिव। मिंटो वह आपका वाइसराय, ठीक है, और मार्ले, मार्ले जो है वह आपका महासचिव था। यह बात याद रखिएगा कि मार्ले और मिंटो कौन था। इसमें है मुस्लिम को निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, इसमें केवल और केवल मुस्लिम शामिल होगा, ठीक है। लिखो, मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की जो है ना वह क्या होता है मेरे दोस्त, शुरुआत होते हैं। और एक नोट में बात लिखना है तो लिख दो, इसी में जब मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दिया जाता है कि नहीं, तो मिंटो बोलता है मार्लो को कि हम जो है ना अब नाग के दांत बो दिए हैं, इसका परिणाम भविष्य में बहुत भीषण होगा। हुआ भी जी, यहाँ पर देख रहे हो मुस्लिम को अलग निर्वाचन प्रणाली दिया जा रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जब स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, 4 जुलाई में ब्रिटेन में होगा आपका पेश स्वतंत्रता अधिनियम और पारित हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को, और उसमें लिखा रहेगा कि भारत को आजादी मिलेगी लेकिन 2 हिस्सा में मिलेगी, पाकिस्तान अलग रहेगा और उसके बाद में भारत अलग रहेगा। गांधी जी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को कि गांधी ने देश को बांट दिया। यहाँ पर हो रहा है तो किसी का ध्यान ना है, जब वहां पर बंटेगा तो सबका ध्यान आ जाएगा। कहां पर है अभी? गांधी जी अफ्रीका में है जी, बाकी सब नेता कहां गए हो 1909 में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जा रही है, यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम शामिल होगा जी, ओनली वोटिंग करेगा मुस्लिम, केवल मुस्लिम वोटिंग करने का अधिकार, करने का अधिकार, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत केवल मुस्लिम वोटिंग करेगा। और यही नहीं, इसमें जो है ना आपको बताते एक भारतीय सदस्य भी शामिल था, सत्येंद्र सिन्हा। लिखो, इस निर्वाचन प्रणाली में सदस्य में सत्येंद्र सिन्हा भी शामिल थे। सत्येंद्र, सत्येंद्र सिन्हा मत लिखो, सत्येंद्र नारायण, ठीक है। सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिंह नारायण पूरा नाम लिखो, सत्येंद्र सिंह नारायण भारतीय सदस्य शामिल, भारतीय सदस्य शामिल है जी, ठीक है। और इसी में मिंटो बोलता है मार्लो के कि हम नाग का दांत बो रहे हैं, भविष्य में इसका परिणाम बहुत भीषण होगा जी, ठीक है। मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा, मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा जिसमें जिसमें सांप के दांत बोने की बात कही गई, दांत बोने की बात कही गई, ठीक है। कि हमने जो है ना नाग के दांत बो दिया, सांप मत लिखो, नाग के दांत बोने की बात कही गई, हमने नाग के दांत बो दिया, अब भविष्य में इसका परिणाम होगा, पाकिस्तान बंटेगा, ठीक है। पाकिस्तान तो खैर उस समय नहीं आया था, चौधरी अहमद अली द्वारा पहला बार पाकिस्तान शब्द बोला गया, ठीक है। राष्ट्र की बात जो है ना मोहम्मद इकबाल जी करते हैं। 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का जी, और उसमें कहता है कि हम जो है ना अलग मुस्लिम बनाएंगे, मांग कर दिया 1940 का लाहौर अधिवेशन में जिन्ना जी। तो यह कोई नहीं बोल रहा है, सीधा जब गांधी को दोष देगा, ठीक है, जो अधिकार दिया, भारत को आजाद करा दिया, जो आज को मुखिया से नहीं लड़ सकता है, जाकर के गांधी को सीधे गरियाता है, ठीक है। मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा जिसमें नाग के दांत बोने की बात कही गई है। अच्छा, खैर गांधी ने इसको सर्वनाश अधिनियम कहा जी। गांधी ने सर्वनाश करने वाली अधिनियम कहा, अधिनियम कहा, ठीक है। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट,
उसके बाद यह मिटा दे, हमको 1919 का अधिनियम बताना है, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाला। मिटा रहे, चलिए। अच्छा से मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ना है, ठीक है। जो भी बात को देखेंगे वह क्या करेंगे, इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, जहां जहां बोलते हैं कि यह इंपॉर्टेंट है उसको रेड पेन से या हाइलाइटर कर लीजिएगा, वह सब PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। खैर, देखो 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 भारत शासन एक्ट, इसमें पहली बार शासन शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार, पहली बार शासन, आने दो शासन में, पूरा PDF बंटवा देंगे राशन में, ठीक है। पहली बार शासन शब्द आया, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा, महिलाओं को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है। और इस समय वायसराय कौन थे जी, तो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। वायसराय चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड क्या था, यह जो है वायसराय था। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, राज्य में, प्रांत में दैव शासन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। VVI मार लीजिएगा और इस पर ट्रिपल स्टार मारिएगा, ठीक है। VVI मार करके ट्रिपल स्टार, एक बार नहीं 75 बार पूछा है कि राज्य प्रांत में दैव शासन की शुरुआत जो है ना वह कब होती है, ठीक है। प्रांत में दैव शासन की शुरुआत है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, रूम हीटर लगा हुआ है, थोड़ा सा देख रहे थे। खैर, तो होता क्या है, VVI वायसराय चेम्सफोर्ड जी बनते हैं। अच्छा, अभी लिखे नहीं है। राज्य प्रांत में दैव शासन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। प्रांत, राज्य लिखो, में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है। प्रांत में दैव शासन की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, उसके बाद यहां पर जो है बाई कैमरल लॉ आता है, द्विसदनात्मक प्रणाली आती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है ना 2 कार्य होता है, एक आपका केंद्र विधानसभा और एक जो है ना राज्य परिषद, ठीक है। लिखो, यहां पर विषय 2 गो बना, विषय 2 बना, कौन कौन, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। पहल का आरक्षित और दूसरा का जो है स्थानांतरित, 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 ठीक है। आरक्षित हो गया, स्थानांतरित हो गया। इसमें व्यय वगैरह जो है ना, यह शिक्षा हो गया, व्यय हो गया। इसमें मुद्रा विभाग, मुद्रा प्रणाली वगैरह जो है ना वह कौन आएगा, आरक्षित में आएगा जी, ठीक है। और स्थानांतरित में कौन आएगा, तो शिक्षा आएगा, व्यय आएगा, पुलिस विभाग आएगा। शिक्षा, शिक्षा विभाग, पुलिस और व्यय, यह रखा गया। 2 विषय बनाए गए, एक आरक्षित हो गया, ठीक है, मुद्रा वगैरह जो है ना आरक्षित रहेगा, और शिक्षा, पुलिस, व्यय, यह सब जो स्थानांतरित रहेगा, देख रहे हो। या उसके बाद में दूसरा का द्विसदात्मक व्यवस्था की बात, द्विसदात्मक व्यवस्था, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम लाया गया जी, और यहां 2 गो बनता है, एक बनता है भारत परिषद और दूसरा बनता है केंद्र विधानसभा। लिखो, ठीक है। एक बनता है आपका क्या, तो एक बनता है राज्य परिषद और एक बनता है केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। भारत परिषद हम बोल दिए शायद, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, राज्य परिषद। और उसके बाद में दूसरा का, ठीक है, मुद्रा प्रणाली किसके में जी, तो वायसराय लिख लो,
वायसराय चेम्सफोर्ड के अधीन। खैर, राज्य परिषद और दूसरा का जो है वह बनता है आपका केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा जो समझेगा उसी को फायदा करेगा, अदरवाइज फायदा ना करेगा। ठीक है, राज्य परिषद और उसके बाद में केंद्रीय विधानसभा। इसमें पूछ देता है ना कि सदस्य की संख्या जो है ना वह कितना था। ठीक है, तो इसमें सदस्य जो है वह 60 गो और इसका कार्यकाल जो है ना वह कितना, तो कार्यकाल 5 वर्ष। बात समझ में आ रही है? तो लिखो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इसमें सदस्य कितना, तो सदस्य 45 और इसका कार्यकाल, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोला गया। इंग्लिश में लिखोगे काउंसिल ऑफ स्टेट और यहां पर काउंसिल ऑफ असेंबली, काउंसिल ऑफ असेंबली। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा तो सदस्य 45 और कार्यकाल जो है ना वह 5 वर्ष। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा इसमें सदस्य 145, सदस्य 145 और कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। 1 मिनट, यहां कट तो नहीं ना रहा है जी? नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, होता है, राहें है, ये जिंदगी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ असेंबली, सदस्य 145, कार्यकाल 3 वर्ष। यहाँ पर सदस्य 45 और कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, वेरी सॉरी, 60 गो, अरे बाप, मेरी से तो बहुत बड़ी भारी गलती हो जाती जी, 60 है। ठीक है, 5 वर्ष बोले थे। खैर, राज्य परिषद हो गया, केंद्रीय विधानसभा हो गई, हो गई, हो गई। हाँ, इसमें जो है एक और बनता है आपका क्या, लोक लेखा समिति का गठन। लिखो लोक लेखा समिति का गठन, लोक लेखा समिति का गठन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लोक लेखा समिति का गठन 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा होता है, जिसमें होता है, सवाल पूछता है कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो टोटल जो है ना 22 को सदस्य हैं, कुल 22 सदस्य। ठीक है, अच्छा, इससे पूछता है कि 22 सदस्य में कहां कहां से होगा, तो 15 गो लोकसभा से और 7 गो बचेगा ना जी, 7 गो कहां से, राज्यसभा से। ठीक है, तो लोकसभा और दूसरा का हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक है, अच्छा ये बताओ राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिए हैं जी, 2 बार पढ़ा दिए हैं। ठीक है, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। ठीक है, लोक लेखा समिति का गठन। हमने सवाल क्या पूछा, 79, 80, 81 याद है कि संसद की चर्चा 79 में है, उसके बाद में 80 में राज्यसभा की चर्चा है, 81 में लोकसभा की चर्चा है, 82 में आपका 1971 के जनसंख्या के अनुसार 10 लाख पर एक क्या होगी, संसद बनेगा। ठीक है, 82 हो गया। 83 में संसद में लैंग्वेज की चर्चा है, वेरी सॉरी, 83 में योग्यता की कार्यकाल की चर्चा है। 84 में क्या है, तो योग्यता की चर्चा है। 85 में क्या है, सत्रवसान की चर्चा है। खैर, लगे आर्टिकल पढ़ाने। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोक लेखा समिति का गठन हो जाता है कुल 22 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, खैर, यह मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह क्या होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इतना बात को आप अपने भेजा में जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब अगला आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन, एक बात और लिखोगे, चलो नोट में हम बोर्ड भरिए देता हूं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या होता है 1921 में कर्नल रीड की क्या आ जाती है, रीडिंग का काल आ जाता है जी। और इसके वायसराय जब कर्नल रीडिंग बनता है कि नहीं, वायसराय लॉर्ड रीडिंग बनता है कि नहीं, तो यह जो है ना एकवर्थ कमेटी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, इस अधिनियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख दो एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी के द्वारा। यह बोर्ड खाली था 1935 वाला, भरता नहीं, सोचे कि खाली काहे जाएगा, लिखा जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। एकवर्थ कमेटी के द्वारा रेल बजट को
आम बजट से अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। पढ़ाना चाहेंगे मेरे भाई तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मात्र हम इसको पढ़ा सकते हैं 1 घंटा, लेकिन उतना पढ़ाने से जानकारी थोड़ी शेयर करना है। ठीक है, एकवर्थ कमेटी के द्वारा रेल बजट को आम बजट से क्या किया गया, अलग किया गया। खैर उसके बाद में ली आयोग, ली कमेटी बनता है। ठीक है, और पीएससी की स्थापना हो जाती है 1926 में, और प्रथम जो है ना पीएससी अध्यक्ष सर रोस बड़कर जी बनते हैं, और 1950 में यह बन जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, लिखो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर पीएससी की स्थापना, जिसका प्रथम अध्यक्ष सर रोस बड़कर जी बनते हैं। सर रोस बड़कर बनते हैं, और उसके बाद 1950 में यह क्या हो जाता है, यह वाला 1925 में था। खैर यह जो है प्रथम अध्यक्ष सर रोस बड़कर जी बनते हैं, और 1950 में यह यूपीएससी बन जाता है आगे चल करके। 1950 यूपीएससी बन गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और प्रथम भारतीय किसने था, कौन था, किसने नहीं, प्रथम भारतीय कौन था जो यूपीएससी परीक्षा पास किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ठीक है, सुभाष बाबू को मत मार देना, 1920 में वह किए थे, 1921 में आते हैं और उसके बाद में क्या कर देते हैं, बंबई बंदरगाह पर जो है ना इस्तीफा दे देते हैं कि देश लूट रही है अंग्रेजों के हाथ में, और मौज काट उन्हीं के साथ में, असहयोग आंदोलन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं जी। पता चलता है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो जाती है गोरखपुर में। महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर देते हैं, 12 फरवरी को 8 मार्च को हो जाते हैं गिरफ्तार, 6 साल के हो जाती है सजा, 2 साल बाद हो जाते हैं रिहा कर देते हैं। अध्यक्षता बेलग्राम की अधिवेशन, कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। एक बात बताओगे, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, गांधी जी पहली बार जो है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 का अधिवेशन होता है जी, कहां पर, तो कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, जिसमें गांधी पहला बार शामिल होते हैं। आए थे भारत, महादेव देसाई को क्या बनाए थे, निजी सचिव बनाए थे। लेकिन जब यह जो नोआखली में थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्नी मर जाती है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है जी। आज की पत्नी थी, क्यों पड़े हो बाबू इसके भ्रम में, इस अक्सर मिलता है कभी फ्रिज तो कभी ड्रम में। ठीक है, वह 1942 की पत्नी है कस्तूरबा गांधी, गांधी का सहयोग दे रही थी, भारत की आजादी में लड़ रही थी। और गांधी जी जब पुनः पहले सिरवादा जेल में बंद थे तो गांधी के पत्नी की मृत्यु हो जाती है जी 1942 में। ठीक है, इनके सचिव मर जाते हैं, महादेसाव जी मर जाते हैं, और फिर जाकर के निजी सचिव बनते हैं प्यारेलाल। नोआखली में यह आया हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, तो 1901 का 1901 कोलकाता अधिवेशन, दिनसा वांचा जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें गांधी जो है ना पहला बार शामिल होते हैं इस अधिवेशन में। जबकि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में किए थे, और 1925 में तो की थी कानपुर से आपका ही सरोजिनी नायडू। ठीक है, यूपी के प्रथम महिला राज्यपाल थी। 13 फरवरी उनका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ना वह क्या है आपका, उनका बुक है। तो ये सब बात याद रखें। 1926 में कोलकाता अधिवेशन बिशन नारायण जी बनते हैं। 1928 का आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, कोलकाता का अधिवेशन करते हैं, और उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाती है। खैर तो ये सब थोड़ी बताने आए हैं, ये पढ़ा दिए हैं। दिनसा वांचा जी कोलकाता के अधिवेशन में जो है ना यह पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गांधी जी और पहला बार शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा गांधी जी कांग्रेस को संबोधित तो कर किए 1924 में। आपको बताना है कि गांधी जी पहला भाषण जो है ना वह कहां से दिए थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, यह बताए हुए हैं, देखते हैं कि कितना आपको याद है। ठीक है, चलिए मिटा दे। 1950 यूपीएससी बन गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम यह मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। संविधान पर सबसे ज्यादा असर इसका ही पड़ेगा। 1935 का अधिनियम मिटा रहे। चलिए देखो मेरे भाई, देश की यह हाल हो गई है कि संविधान पर वह भी आ जाकर के चर्चा कर रहा है जो संविधान पढ़ने नहीं किया है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमारा संविधान
प्रेम बिहारी नारायण जो है लिखे, हस्तलिखित जो है क्लिप पद्धति से अंग्रेजी में लिखे है ना जी, यह बहुत बढ़िया लिखे है, ऐसा ही थोड़ी मतलब। खैर 1935 भारत शासन अधिनियम इंग्लिश में लैंग्वेज वाला है, ढेर तो कि भीमराव अम्बेडकर जी का किए हैं। खैर जिसको जो सोचना है सोचे, आदमी का काम होता है सोचना। हम लोग को तो क्या है, बस मेहनत करना है, बस मेहनत करना जानते हैं और लक्ष्य लेकर के दिल में आग रखे हुए हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए। खैर अगला हेडिंग लगा लीजिए 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम। क्रिप्स वगैरह हम काहे बताए जी, ठीक है। क्रिप्स वगैरह जो है, क्रिप्स आगे है। साइमन कमीशन जो है ना, यह काहे बताए, कोई फायदा है। साइमन कमीशन आया था 1927 में बम्बे में, सुनो कहानी सुन लो। यह जो है नवंबर 1927 में क्या होता है, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनता है, ठीक है, लंदन में 1927 में, और फरवरी 1928 में भारत आता है बंबई में। याद रखना, आया हुआ सवाल है। साइमन कमीशन की स्थापना भारत में कब हुई, 1928 में। लंदन में 1927 में। कई गो सदस्य, 7 गो, सातों के सातों अंग्रेज, ठीक है। 1919 का समीक्षा आयोग की गठन जो हुआ था, उसका जांच पड़ताल करने के लिए आया था साइमन कमीशन। इसमें जो है ना लाला लाजपत जी कहें कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे। अच्छा, साइमन गो बैक नारा किसने दिया था, मेहर यूसुफ अली जो है ना, वह साइमन गो बैक नारे दिए थे, लेकिन प्रसिद्ध जो है ना वह बनाया था कौन, लाला लाजपत राय ने। इनके सिर पर प्रहार होती है और लाला लाजपत राय जी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बोलते हैं क्या कि हमारे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है अंग्रेजों की ताबूत की अंतिम कील बनेगी, ठीक है। मेनिंजाइटिस का शिकार हो गए बेचारे, लाला लाजपत राय जी मर गए। भगत सिंह को बड़ा आहट हुआ, ये बात बताए हुए हैं जी, सॉरी, यह बात जो है ना वह बताए हुए हैं हिस्ट्री में कि जब लाला लाजपत राय जी मर जाते हैं कि नहीं, तो होता क्या है 1928 में यह सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। बटुकेश्वर दत्त से बम बनाने की विधि सीख लेते हैं जी, असेंबली में बम मारते हैं, बेचारे गिरफ्तार हो जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए यह अपनी गिरफ्तारी देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की नारा जो है भगत सिंह नहीं दिए हैं जी, हजरत मोहानी जी दिए हैं, यह याद रखना, बीपीएससी पूछा है। समझ में आ रही है बात। जबकि प्रसिद्ध किसने बनाया, इनकलाब जिंदाबाद की नारा को प्रसिद्ध भगत सिंह जी बनाए हैं। उसी तरह से साइमन वापस जाओ की नारा मेहर यूसुफ अली जी दिए थे, जबकि प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी बनाए। पंजाब केसरी तहत इनको जाना गया। खैर 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, सुनो। खैर 1935 भारत शासन अधिनियम में होता क्या है, संविधान पर सर्वाधिक कोई प्रभाव पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द संविधान एक्ट बोला जाता है। लिख दीजिए, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव केकर पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है, ठीक है। यहां पर राज्य में प्रांत में देश शासन की शुरुआत जो हुई थी 1919 के एक्ट के द्वारा, वह समाप्त हो जाती है और केंद्र में देश शासन की शुरुआत हो जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, यहां पर भी हाईलाइटर चला दीजिएगा, ठीक है। प्रांत राज्य में देश शासन समाप्त, जबकि केंद्र में दैध शासन की शुरुआत। बच्चा जैसा पढ़िए, ठीक है। प्रांत राज्य में दैध शासन समाप्त, जबकि केंद्र में दैध शासन की क्या हो जाती है, शुरुआत। इसको VVI लिख दीजिएगा 3 गो स्टार दे करके, हाईलाइटर चला दीजिएगा, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 1 अप्रैल 1937 को क्या हो जाता है, यहां से बर्मा अलग हो जाते हैं, ठीक है। ओडिशा ना जी, 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा बटा है। खैर तो 1935 में बर्मा म्यांमार भारत से अलग,
भारत से अलग, ठीक है। उसके बाद में 1 अप्रैल 1937 को क्या होता है, उड़ीसा हो जाता है बिहार से अलग। उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो बिहार का विभाजन 3 बार हुआ है, नोट में लिखिएगा। बिहार का विभाजन, बिहार का विभाजन यह 3 बार हुआ है। पहला हुआ है आपका 1911 में, ठीक है, जब आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था कि नहीं, तो बंगाल 1911 में अलग हो गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय यह राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया जी। यही कारण था कि कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी सूरत वाला में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अरविंद घोष, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1906 का जो है ना अधिवेशन की अध्यक्षता किए, और उसके बाद में कहते क्या है ना कि हम क्या करेंगे, स्वराज लेंगे। बात समझ में आ रही है। खैर, स्वराज शब्द की पहला बार बात जो है ना वह करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। खैर, बिहार का विभाजन 1911, ठीक है। 1911 लिखोगे कि 12 लिखोगे? 1912 में बट जाता है, 1911 में घोषणा हो जाती है, ठीक है। 1912 लिखो। 22 मार्च 1912 पूरा लिखो। 22 मार्च 1912 बंगाल अलग, बंगाल अलग बिहार से। यही कारण है कि 1912 में बिहार की स्थापना हो गई। उसके बाद में पहिल का, दूसर का 1 अप्रैल 1937 ओडिशा, ओडिशा अलग। तीसर का 15 नवंबर 2000 झारखंड अलग, झारखंड अलग। लगा था ना जी कि झारखंड अलग हो जाएगा बिहार से, तो ऐसा ना नाम कमा लेगा, लेकिन देखो अच्छा नाम कमाने के चक्कर में बेचारा आज तक नहीं कमाया। जब झारखंड का बंटवारा हो रहा था कि नहीं, तो बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, ठीक है, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। 1995 में जो है ना, 95, 96, 97 में जो है ना, इन पर चारा का केस लगता है, बेचारे जेल चल जाते हैं और अपनी पत्नी को बना देते हैं मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी को, ठीक है। और जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो रहा था कि नहीं, लालू यादव के साला साधु यादव यह कंट्रोल करके रखे थे। भले मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी, लेकिन कंट्रोल तो लालू यादव कर रहे थे। तो लालू यादव का स्टेटमेंट था ना कि झारखंड का बंटवारा कबो नहीं होगा। झारखंड का बंटवारा मतलब हमारी लाशों पर से होकर के जाना पड़ेगा। आनंद मोहन गाना लिख दिए कि मिश्री मलाई खैलू खैलू कलाकंद, अब खैया सकरकंद अलगे भैल झारखंड, ठीक है। तो खैर ये सब बात की बात है। 15 नवंबर 2000 को क्या हो जाता है, आपका झारखंड अलग हो जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हो जाती है। यही जो है ना 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार स्पेशल की बात हो गई, ठीक है। खैर, 1 अप्रैल 1937 को ओडिशा बिहार से अलग हो जाता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होती है, प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में जी, 11 प्रांतों में, ठीक है, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस जीत जाता है। 8 प्रांतों में कांग्रेस का विजयी, कांग्रेस का विजयी, कांग्रेस। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, कांग्रेस का विजयी हो जाता है, ठीक है। 8 प्रांतों में कांग्रेस का विजयी, ठीक है। और 3 में जो है ना वह मुस्लिम जीतता है। 8 प्रांतों में कांग्रेस का विजयी। लेकिन होता क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, यह हार सहन नहीं होता है। इस सबको कहता है कि गलत है। अब लगता है कांग्रेस का विरोध करने मुस्लिम वाला, कांग्रेस बेचारा करता क्या है, टूट हो जाता है। और 22 दिसंबर इंपॉर्टेंट है 1939 को 8 सीट से त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस ने। 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस ने 8 8 सीट से त्याग पत्र दिया, रिजाइन कर दिया जी। और यही कारण है कि मुस्लिम वाला इस दिन मुक्ति दिवस मना दिया। मुक्ति दिवस मनाया गया किसके द्वारा? यह मनाया गया मुस्लिम के द्वारा जी, कि आज कांग्रेस से हमको मुक्ति मिल गई। इसका जानते हो, जब 8 सीट का त्याग पत्र दिया गया कि नहीं और मुक्ति दिवस मना रहा था मुस्लिम, तो भीमराव अंबेडकर जी सहायता कर रहे थे जी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी सहायता दिए हैं मुक्ति दिवस में। बात समझ में आ रही है, समर्थन कर रहे थे। खैर, 1937 प्रांतीय चुनाव, 11 प्रांतों 8 प्रांतों में कांग्रेस का
विजयी हो जाता है, यह याद रखिएगा, बीपीएससी पूछा हुआ है। ठीक है, खैर उसके बाद 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा क्या हो जाता है, शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर 1934 एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखो, की स्थापना हो जाती है, जिसके प्रथम जो है ना अध्यक्ष कौन बनते हैं, ओसबर्न स्मिथ जी बनते हैं, जबकि भारतीय अध्यक्ष जो है ना गवर्नर, वह कौन बनता है, तो सीडी देशमुख बनते हैं। ठीक है, लिखो यंग हल्टन 1935 अधिनियम के द्वारा ही शाही आयोग लिखो, शाही आयोग, ठीक है, या इसी को यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर 1934 एक्ट द्वारा 1934 1934 एक्ट के द्वारा, एक्ट द्वारा, ठीक है, 1934 एक्ट द्वारा 1 अप्रैल, पूरा डेट याद रखना है जी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, और इसका प्रथम गवर्नर कौन बनता है आरबीआई का जी, प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ, ठीक है, और भारतीय गवर्नर कौन बनता है प्रथम, वह बनता है आपका सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, यह जो है 1935 भारत शासन अधिनियम से जरूर इस बात को याद रखिएगा। इस समय वायसराय कौन था जी भारत में, बताओ, बिलिंगटन साहब थे वायसराय, लिखना है तो लिख दो, लिख दें, बिलिंगटन वायसराय थे। इसके बाद लॉर्ड लिन लिथगो आएंगे, फिर लॉर्ड बेवेल आएंगे। ठीक है, समझ में आई, यह मिटा दे, चलिए, आप नहीं हो कहिएगा तो हम मिटा देंगे, मिटा रहे। खैर अगला 1935 भारत शासन अधिनियम हो गया। अब क्रिप्स प्रस्ताव 1942, इसमें बोला गया ना, इस समय चल रही थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, थर्ड कहां से होगा, ठीक है, 1914 से 18 तक पहला वार चला था, तो 1942 में वर्ल्ड वॉर का समय था, 1939 से चला है 45 तक। तो इसमें बोला गया ना कि भारतीय संविधान की चर्चा की गई युद्ध के बाद कि आप क्या करिए, हमको सहायता करिए। क्रिप्स प्रस्ताव में गांधी को बोला गया, जवाहरलाल नेहरू को बोला गया। देखो भी कहानी बताते, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिटा रहे। खैर 1934 क्रिप्स प्रस्ताव, हेडिंग लगा लीजिए, 1934 क्रिप्स प्रस्ताव। उन्नीस सौ 34 बोल रहे हैं, बताओ जी। 1934 में उत्तरी बिहार में भूकंप आता है, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। खैर अच्छा, 1937 में प्रांतीय चुनाव होती है, 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन होती है, हरिपुरा की त्रिपुरी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होती है। यही सब रटना है कि पॉकेट को जीत के आता है। खैर क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है। इसमें आजादी के बाद, आजादी नहीं, युद्ध के बाद भारतीय संविधान बनाने की चर्चा की बात हुई, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि इसमें जो है संविधान सभा युद्ध के बाद निर्माण की बात कही गई, ठीक है। और इस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय जो है ना वह लॉर्ड लिथगो जी थे। ठीक है, नहीं हो बताएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में यह पढ़ा दिए है, ठीक है। साइमन कमीशन वाला बताए ना जी, कैबिनेट मिशन जो है ना वह बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सवाल आती है। खैर लिख लो, जब हेडिंग लगा दिए तो लिख लो। इस समय वायसराय कौन है, तो वायसराय जो है वह लिन लिथगो है, लिन लिथगो। और इसमें युद्ध के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड है, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय 1939 से 45 तक चला है, और प्रथम 1914 से लेकर 1918 तक चला है। थर्ड अभी नहीं हुई है, अगर होगा भविष्य में तो समाप्त हो जाएगा दुनिया जी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय 1939 से
35 तक युद्ध के बाद संविधान सभा निर्माण की बात कही गई। युद्ध के बाद संविधान निर्माण की बात कही गई। केकरा द्वारा? अंग्रेज द्वारा। भारतीयों को बोला गया ना, अब कुटा रहा है तो भारतीयों को बोल रहा है कि तुम हमको मदद करो, हम बदले में भारत के लिए अच्छा सोचेंगे। गांधी जी का है कि रे सरवा, तू तो कितना अच्छा सोचा था। जब हम 9 जनवरी 1915 को आए थे अफ्रीका से भारत में, तो कहा था कि उस समय भी वर्ल्ड वार चल रही थी, मदद करो। हमने मदद किया था एकदम पूर्ण सहयोग के साथ, बदले में तू हमारा सार्जेंट की उपाधि दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो है ना, हम तो खुश हो गए कि सार्जेंट की उपाधि दिया तो भारत की आजादी करेगा, लेकिन तुम बदले में क्या दे रहे हो? जालियांवाला बाग हत्याकांड दे रहे हो कि तुम जो है ना, नहीं बोलेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के पास चल गए तो ये कहे कि बनावल हो। अच्छा था कि सुभाष बाबू जो है ना, वह पहुंच गए थे जर्मन, ठीक है। नहीं तो समझ रहे हो, सुभाष चंद्र बोस सदियों में पैदा लेता है, कहानी बताए हुए ऐसा नहीं है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। जब एमिली सेंगर से जो है ना विवाह करते सुभाष चंद्र बोस 1937 में गुप्त रूप से शादी किए। बहुत अच्छा दोस्त है जी जवाहरलाल नेहरू का। अनीता बोस जो है ना, उनकी बेटी का नाम है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, खैर युद्ध के बाद संविधान निर्माण की बात कही गई, ठीक है। गांधी ने इसे क्या कहा? गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ऐसा चेक है ना जी कि जिसकी कोई तिथि नहीं है, चेक बाउंस है, ठीक है। गांधी ने यही कारण था ना कि क्रिप्स प्रस्ताव कहलाया। इस प्रस्ताव को मानने से गांधी इनकार कर दिए। नेहरू जो कहे ना कि ऐसा कार है जरा ब्रेके नहीं है, कब टक्कर मारेगा कोई पते नहीं है, गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, चेक QU, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का है कि ऐसी यह कार है जो बिना इंजन के है जी और बिना ब्रेक का है। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं जी, नेहरू जी ने बिना इंजन वाली कार, बिना इंजन वाली कार की बात कही। कैसा कार है भाई कि जरा इंजन नहीं है, जरा बात का कोई भरोसे नहीं है। गांधी जी कहे कि तुम दोगला नहीं हो, तुम तेगला हो। 1919 में तुम करवा दिया क्या? तुम करा दे रहे हो जालियांवाला बाग हत्याकांड, और हम थोड़ा मदद करें, सबसे ज्यादा हम ही दिखाई दे रहे हैं। जब 1942 में कहता है ना कि तुम लड़ रहे हो तो हम लड़ेंगे, यहाँ पर क्या कर देते, क्विट मोमेंट जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। क्या तो तुम आजाद करो, नहीं तो मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। करो और मरो का नारा जो है ना, डू एंड डाई का नारा गांधी ने इसी में दे दिया। ग्वालियर टैंक से जो है ना 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है 1942 से, सब नेता जो है वह गिरफ्तार हो जाते हैं 9 अगस्त से। जबकि भूमिगत रूप से मदन मोहन मालवीय शायद युद्ध को क्या कर दिए थे, नेतृत्व कर दिए थे जी, अंडरग्राउंड होकर के। उषा मेहता जी रेडियो से प्रसारण करते हैं कि सभी नेता डटल रहे, गांधी को गिरफ्तार करके और यरवदा पुणे जेल में रख दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर में रख दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद जेल में रख दिया गया। सब नेता डटल रहे, क्योंकि जब गांधी ने जनता को समझाया था, बात बता रहे हैं जी, ऐसे बता भी दिए हैं 1942 के आंदोलन के समय कि 1.5 से 2 घंटा इन्होंने भाषण दिया था, और ऐसा लगा था ना यह बेचारे भगवान श्री कृष्ण के अवतार जैसे यह भाषण दे रहे हैं कि मेरे प्यारों देशवासियों, इतना अपने आप में जोश जागृत करो कि अंग्रेजों को जंगल से हम क्या करा सके, आजाद करा सके। और किसी को लड़ना है तो एकदम अच्छा से लड़ना है, तन मन बल से लड़नी है, भागनी नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है। समझ में आ रही है बात कि एकदम अच्छा से युद्ध करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्यों? कब तक हम जो है ना वह गुलामी के जंजीरों में बंधे रहेंगे। सब भारतीय जनता ने कहा कि ठीक है बाबा का बात माना जाएगा, बिल्कुल बाबा आपका बात जो है ना हम फॉलो करेंगे। और गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। 9 अगस्त को गांधी गिरफ्तार है, आंदोलन करने वाला कोई नहीं। जो कह रहा था कि हम नेतृत्व करेंगे, नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय डटा रहा और उसके बाद में अंग्रेजों से डट करके मुकदमा किया, ठीक है, मुकाबला किया।
ऐसा लगा कि गांधी जी पैगंबर का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है कि 1942 का आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोई नहीं। ठीक है। और जब मार रहा था कि नहीं भारतीय अंग्रेज को, तो गांधी तो भूख हड़ताल करते हुए करते थे, अनशन पर बैठ जाते थे। ठीक है। तो इस बार जो है ना, गांधी एकदम आराम से जो है ना छोड़ दिए कि मारो ससुर को, ऐसे तो आजादी करने वाला है नहीं। अंग्रेज कहा ना कि अहिंसावादी दिखता है, इसका पूरा का पूरा ब्रेन में हिंसा भरा हुआ है। ठीक है। गांधी जी को स्वीट पॉइजन कहा अंग्रेज वाला, कि पूरा दिमाग में हिंसा भरा हुआ है गांधी का, केवल दिखने में हिंसा है लेकिन पूरा दिमाग में हिंसा भरा हुआ है। मारने के लिए गांधी जी कहे मारो, और इन्होंने नारा दे दिया करो और मरो, या तो आजाद करो और नहीं तो मरने के लिए क्या करो, तैयार रहो। 1942 में इसी बीच गांधी के पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है, महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, और तब नोआखाली में गांधी जी जो है ना प्यारेलाल को सचिव बनाते हैं। तो खैर ये सब इतिहास की बात है, बता दिए हैं। संवैधानिक विकास में नहीं बताना है, यदि आप नहीं देखे हैं तो इतिहास को देख करके ये इन डिटेल बात बताए हैं। खैर उसमें तो केवल अब आपका मुगल बच गया है और मराठा बच गया है, पूरा इतिहास पढ़ा दिया। ठीक है। बिहार स्पेशल जब कराएंगे ना तो बिहार का हिस्ट्री फिर से स्टार्ट करेंगे कि बिहार का क्या योगदान रहा है 1942 में, जयप्रकाश नारायण जब मिले ना तो क्या किए। ठीक है। खैर नेहरू जी ने बिना इंजन वाली कार की बात कही। उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन क्या था? तो इसमें जो है, इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान बनाने की बात हुई, और उसके बाद में बोला गया कि अब भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। और इसमें टोटल जो है ना 3 गो सदस्य था, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, और उसके बाद जो है ना वह आपका लॉरेंस था। बात समझ में आ रही है? लिख दो क्रिप्स मिशन 1946। इसमें संविधान सभा निर्माण की बात हुई, निर्माण की बात हुई। ठीक है। और इसमें कुल कितने सदस्य? कुल 3 सदस्य, कुल 3 सदस्य। 3 को कौन कौन था? यह तीनों के नाम लिख लीजिए। क्रिप्स, उसके बाद में अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, और उसके बाद में लॉरेंस। बिश्नोई नहीं जी, लॉरेंस ही क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है। इसमें 1946 में धृतराष्ट्र को के तहत आजादी की बात कही गई। ठीक है। इसमें धृतराष्ट्र की बात कही गई। ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, यह आपका 1946 में ही एक HMIS के द्वारा जो है ना क्या हो जाती है, सेना विद्रोह हो जाती है 1946 में। खैर तो ये बात की बातें इतिहास में पढ़ा दिए हैं, HMIS जहाज के द्वारा जो सेना विद्रोह कहलाई। खैर उसके बाद अगला भारत शासन अधिनियम नहीं, अब लिखो, अब लिखो स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947। ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 जुलाई, इंपॉर्टेंट है कि डेट पूरा, 4 जुलाई 1947 को लंदन में स्वतंत्रता एक्ट पेश किया गया, स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। ठीक है। 18 जुलाई 1947 को पारित हो जाती है। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम पारित, जिसमें भारत विभाजन के रूप में आजादी की बात कही गई, जिसमें भारत में 2 राष्ट्र होंगे, पहला आपका पाकिस्तान और दूसरा का आपका हो जाएगा हिंदुस्तान, भारत। ठीक है। तो 14 अगस्त 1947
को पाकिस्तान आजाद हो गया, पाक आजाद। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद, आजाद। और हम लोग क्या हो गए, अंग्रेज से मुक्त हो गए। ठीक है, अंग्रेज से हम लोग मुक्त हो गए। और यही अधिनियम के द्वारा अंतिम जो है ना वायसराय, वह आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय कौन है, तो इस समय अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय वह लॉर्ड माउंटबेटन, खाली माउंटबेटन लिखो ना, माउंट बेटन। अब वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद आता है। ठीक है, अच्छा, आजादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, बताओ? जेबी कृपलानी जी कर रहे थे, कृपा से आजादी मिली। ठीक है, और आजादी के बाद कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र बाबू किए हैं जी। याद रखिएगा, ये सब सवाल आता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 को लंदन में स्वतंत्रता एक्ट पेश किया। ठीक है, और अंतिम वायसराय माउंटबेटन जी बनते हैं अंतिम, और उसके बाद में वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और भारत का गवर्नर जनरल पद फिर से आ जाता है, जिसका प्रथम गवर्नर जनरल जो है ना, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 15 अगस्त को भारत आजाद हो गई और हम लोग ब्रिटिश से मुक्त हो गए। ठीक है, और लिखोगे, लिखो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार, संविधान तैयार हो गया। कुल समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। 64 लाख रुपया के अप्रोक्स में खर्च होती है। खैर कल वाला में बताएंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गई। सॉरी, लेकिन संविधान जो है वह आपका, वेरी सॉरी, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गई, लेकिन लागू जो है ना वह 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, जब आपका संविधान सभा की 12वीं बैठक होती है ना, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस पर राष्ट्रगीत ये सब अपना लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब लाहौर की अधिवेशन हो रही थी ना, तो 1928 में डोमिनियन स्टेट बात कही गया था आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन वाला में, जिसमें बोला गया बर्कन हेड साइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद का शासनकाल चल रहा था जी, 14 जिन्ना फॉर्मूला के कारण। जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे और इन्होंने कह दिया कि हमको अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए लाहौर अधिवेशन 1929 का, अब हमको पूर्ण आजादी चाहिए। और भारत उस समय गुलाम था। समझ में आई बात है? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा फहराया गया था। तो उसी डेट को हटाया नहीं गया। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनी कि नहीं, तो कहा गया कि अब जो है ना हम लोग क्या कर लिए हैं, आजादी तो ले लिए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, अब भारत को एक नियम में बांध देंगे। हम अब गणतंत्र बन जाएंगे। स्वतंत्र तो है ही, 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, लेकिन बनता है कि नहीं, तो 15 अनुच्छेद प्लस 394 अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 394, टोटल 394 नहीं जी, आर्टिकल नंबर 394 प्लस 15 आर्टिकल, टोटल 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए। कि कुछ नेता है जो किंतु परंतु करने लगेंगे, उस अनुच्छेद में बताएंगे कौन कौन जो है ना लागू कर दिए गए थे। समझ में आई बात? और उसके बाद में 395 आर्टिकल जो है ना वह क्या हो जाता है आपका 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाती है। ठीक है, तो यह जो था ना आपका संवैधानिक विकास था। अब जो है ना इसमें आजादी के बाद कहा गया कि 10 लाख के जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई कि 10 लाख के जनसंख्या पर जब निर्वाचन होगा ना तो एक सीट होगा। और इस समय टोटल जनसंख्या 38.9 करोड़ थी, टोटल 389 सीट बना। ठीक है, जिसमें से 296 प्लस 4 292 प्लस 4, तो 292 जो है ना वह आपका मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समुदाय बोलोगे, 292 प्लस 4 देसी रियासतें और प्लस 4, और 4 से इंडियन कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी से हो जाएगा, दिल्ली अजमेर कुर्ग बलूचिस्तान, और 292 से आई से, और 93 से देसी रियासत से, जिसमें राजा वगैरह मनोनीत करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, चुनाव होती है। कांग्रेस 208 को सीट जीत जाता है, मुस्लिम 73 को सीट जीती है, फिर हार सहन नहीं हुआ और 16 अगस्त 1946 को यह प्रत्यक्ष करवाही दिवस मना देता है। जबकि 22 दिसंबर 1939 को यह मुक्ति दिवस मनाया था, अलग है। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को यह क्या करता है, चुनाव जब हुई ना जी,
तो जीत जाता है, कांग्रेस 208 को सीट जीतता है, ठीक है, और 73 को मुस्लिम जीतता है। हार सहन नहीं हुआ, कहा ना कि हम मुक्ति दिवस मनाएंगे। 16 अगस्त मुक्ति दिवस नहीं, प्रत्यक्ष करवाही दिवस मनाएंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष करवाही दिवस मनाया, ठीक है। और संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं जी, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू की बहन हो गई, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में आपका सरोजिनी नायडू जी हो गई, ठीक है, अमृता कौर हो गया, रेणुका रे हो गई, आमू स्वामीनाथन हो गई, ठीक है, सुचेता कृपलानी जी हो गए, समझ में आ रही बात, बेगम एजाज रसूल हो गई, हंसाबाई हो गई। तो यह सब जो है ना, मतलब 15 को क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। तो कल वाला क्लास में मेरे दोस्त पढ़ा देंगे। कल वाला हम लोग सीधा चलेंगे चुनाव की तरफ, कि टोटल जब भारत आजाद हुई ना, तो संविधान सभा में जब बैठक होता है तो 389 टोटल सीट था, 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की बात होती है। तो कल की क्लास में जो है ना, यह वाला इन डिटेल करा देंगे, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात, ना एह पार ना ओह पार, इतकी बार बीपीएससी पार, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।